डियर स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड के बारे में डिस्कशन किया था। साउंड चैप्टर जो है वो हम लोगों का ओवर हो चुका है, ठीक है। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम लाइट की, प्रकाश की, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करूँ मैं, उससे पहले फटाफट जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे लाइट, प्रकाश के बारे में बात करेंगे। भाई इससे पहले हम लोग साउंड के बारे में ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं और साउंड से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं सब डिस्कशन हो चुका है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आज लाइट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, पहला लेक्चर है। तो बताइए भाई लाइट क्या होता है। अगर मैं लाइट के डेफिनेशन पूछूंगी कि लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जो लाइट है वो क्या होता है। देखिए जो हमारे प्रकाश होते हैं, ठीक है, प्रकाश का जो नेचर होता है वो बेसिकली क्या होता है, दोनों टाइप का होता है। मतलब हमारा जो प्रकाश होता है ये वेव की तरह भी काम करता है, एज ए पार्टिकल भी काम करता है, ठीक है। चलिए तो बात कर रहे हैं क्या है भाई लाइट एक तरीके की, ये भी क्या है भाई हमारा एनर्जी है एक तरीके का, जिससे कि हमें देखने में सहायता मिलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जहाँ से कि क्वेश्चंस हमारे बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए बताइए लाइट जो होता है यहाँ पे हमारा, लाइट इज ड्यूल इन नेचर, ठीक है। जो लाइट होता है, प्रकाश हमारा क्या होता है, दो तरीके का होता है। ड्यूल नेचर मतलब दो तरीके का काम करता है। कैसा भाई, एक तो है हमारा वेव, तरंग की तरह, दूसरा हमारा क्या होता है भाई पार्टिकल, कण की तरह, ठीक है। आगे बात समझ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि लाइट जो है कि कैसा नेचर का है, क्या सिर्फ वो वेव का है, ठीक है। जिस तरीके से हमने जब साउंड में पढ़ा था तो हमने कहा था कि वो वेव होता है, हमने सिर्फ वेव के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट यहाँ से ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है कि ड्यूल नेचर का होता है, ठीक है। वेव और वेव और पार्टिकल दोनों के तरीके से काम करता है हमारा लाइट चैप्टर, ठीक है। चलिए लाइट के बारे में आगे बात करते हैं कि लाइट की जो वेव होती है, हमने क्या कहा कि भाई लाइट जो होती है वेव की तरह से काम करता है। तो जो लाइट की वेव होती है वो कैसी होती है, ठीक है। चलिए बताइए लाइट वेव जो होती है वो होती है हमारे ट्रांसवर्स नेचर की, ठीक है। कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट की वेव कैसी होती है भाई, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हो गया कि कैसा होता है भाई, हमारा अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जब हम साउंड पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। जब हम लाइट की बात कर रहे हैं, प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश हमारा कैसा होता है, प्रकाश हमारा जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव है, इसका मतलब क्या है, तो सीधी सी बात है कि जो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें ट्रांसवर्स की, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ट्रांसवर्स तरंग होता है नो नीड मीडियम, ठीक है, नो नीड मीडियम, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो एक बात समझिए भाई कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि अगर हम लाइट की बात करते हैं, जब लाइट होती है तो लाइट में भी हमें लाइट को ट्रेवल करवाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि जब हम साउंड में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और हर मीडियम में साउंड का जो चाल होता है वो अपनी बदलती रहती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं लाइट की, तो लाइट में क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसका वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव है आपका, उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके भाई तय हो गए। जो लाइट होती है ड्यूल
नेचर की होती है, वेव का होती है और पार्टिकल दोनों में ही काम करती है। वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग का मतलब है कि उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लाइट हमारी ट्रेवल कर जाती है। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ा सा हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में। उससे पहले मुझे आप लोग बताइए कि अगर लाइट को किसी वेव की ज़रूरत नहीं होती है, जो है कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जब मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है तो आप मुझे बताइए कि वैक्यूम में हमारी लाइट ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आंसर कीजिए हमें कि कौन सा ऐसा मतलब कहाँ पे लाइट जो है हमारी जो प्रकाश है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद इसलिए कर रही हूँ आप लोगों से करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग साउंड चैप्टर को पढ़ चुके हैं और साउंड चैप्टर से लगभग रिलेटेड चीज़ें हमारे लाइफ में हैं। प्रकाश के बारे में जब बात करते हैं, जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव यूज़ होती थी, यहाँ ट्रांसवर्स वेव होती थी, वहाँ मीडियम की ज़रूरत थी, यहाँ मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन और समझिए कि लाइट को, प्रकाश को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उसको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग थोड़ा जो है कि आपका ट्रांसवर्स जो वेव है इसके प्रॉपर्टीज़ तो पहले हमने पढ़ी ली भाई कि यहाँ पे जो है कि इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो कैसा होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं आपकी, वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंगे आपके ट्रेवल कर रही होती हैं। आई बात समझ में। जहाँ पे देखिए ये क्या होता है आपका क्रेस्ट, मतलब शिखा, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है भाई, शिखा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं नीचे, तो ये होता है ट्रफ। ठीक है, गर्त, क्या होता है भाई, गर्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है आपका क्रेस्ट होता है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है आपका गर्त होता है। ठीक है, क्या होता है, गर्त होता है, मतलब ट्रफ होता है, फिर शिखर, फिर गर्त, फिर शिखर, फिर ट्रफ। ठीक है, इसी तरीके से तो जो ट्रांसवर्स वेव होती है आपकी वो कैसे मूव करती है, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, शिखा, गर्त, शिखा, गर्त, शिखा, गर्त, इस तरीके से क्या करती है भाई, ये यहाँ पे ट्रेवल करती है। क्या, लाइट की जो प्रकाश होती है उस वो, ठीक है, प्रकाश की जो वेव्स होती हैं इस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, अब हालांकि हमें पता है कि जो हमारा प्रकाश होता है उसमें किसी माध्यम, किसी मीडियम की ज़रूरत तो होती नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, एम्पलीट्यूड, और ये हो गया हमारा वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आयाम। ओके, नेक्स्ट ये इन दोनों के बीच का क्या कहलाता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। ओके, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं, जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो क्या होता है, जब दो ट्रफ, ठीक है, GH, जब दो ट्रफ या जो दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो तरंग दैर्घ्य की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगी तो आप क्या कहेंगे कि जब दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं, उसी, या फिर दो क्रेस्ट के बीच की दूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका गर्त के बीच की ही दूरी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जी नहीं, दो ट्रफ के बीच की दूरी को भी हम वेवलेंथ कहते हैं और दो क्रेस्ट के बीच की भी दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये भी क्या कहलाता है आपका, वेवलेंथ ही कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका वेवलेंथ ही कहलाता है, तरंग दैर्घ्य ही कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, आयाम की। देखो जब ये दोनों एक वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है हमारे इस क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच की जो ये दूरी होती है, वर्टिकल दूरी, उसे क्या कह देते हैं हम, एम्पलीट्यूड कह देते हैं या फिर आयाम कह देते हैं। बात क्लियर हो गई, यही क्या कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, आयाम, या फिर कह लो कि, ठीक है, ये उसी तरीके से अब बात क्लियर हो गई भाई, तरंग दैर्घ्य या फिर हम आयाम, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है इसका डिस्कशन हमने कर लिया। बात कर ली थी हमने ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इसी तरीके से आपका जो है कि मूव करता है।
इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। जैसे कि हम जब साउंड की बात कर रहे थे तो साउंड में हमने कहा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो माध्यम पे डिपेंड करती है, माध्यम के हिसाब से चलती है। तो आप ये बताइए कि हमने लाइट में तो पहला ही कंसेप्ट पढ़ा कि जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसको माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड किस पे करती है, प्रकाश की चाल किस पे निर्भर करती है? किसी को पता है तो आंसर करिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बताइए भाई, हम लोग चलिए आगे बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। अगर किसी को भी पता है तो आंसर देखो भाई, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें करते रहा करिए। चलिए क्या बात कर रहे हैं हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखिए लिखने पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, समझने पे फोकस कर दीजिए। पीडीएफ आप लोगों को जो है कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि लिखने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दीजिए। आई बात समझ में? चलिए हमने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज़ ध्यान रखिए भाई, पहली बात की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब जो हमारे स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारी देखिए जब हम साउंड की बात कर रहे थे तो स्पीड ऑफ साउंड मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, जबकि यहाँ मीडियम तो नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे निर्भर करती है। बात करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है हमारा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता क्या है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मीडियम होता है, वो माध्यम होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो लाइट, जो प्रकाश है उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो लाइट के प्रकाश की जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब किसी माध्यम का वह संख्या, किसी मीडियम की वह नंबर जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी प्रकाश किस वेलोसिटी से जो है कि मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लीजिए। तो बात क्या करेंगे हम भाई कि किसी भी मीडियम का वह गुण, किसी भी माध्यम का वह संख्या जिससे यह तय होता है, ठीक है। वह संख्या जिससे क्या तय होता है भाई, उससे यह तय होता है कि किस आधार पे, मतलब उस माध्यम में प्रकाश की होता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेलोसिटी से या किस वेग से गति कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब मैं डिफाइन करती हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कहता है कि भाई यह वो मीडियम है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, वो किस गति से मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है वो किस गति से मूव कर रहा है, या फिर कह लो कि उसकी वेग मतलब मूवमेंट क्या है, ठीक है, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उस माध्यम में। कौन? प्रकाश की
तरंग या फिर कह लो प्रकाश, तो प्रकाश आपका माध्यम में किससे जो है कि किसी माध्यम में जो आपका प्रकाश है किस वेलोसिटी से जो है कि चलेगा या मूव करेगा, वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी डिपेंड करती है किस पे भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? माध्यम की वह संख्या, ठीक है, माध्यम की वह संख्या जिससे यह तय होता है कि इसमें जो प्रकाश है वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है या फिर कह लो कि मूवमेंट कर रहा है। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलता रहता है। चलिए बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में क्या है। अब एक बात बताइए, हमने जैसा कि साउंड में पढ़ा था तो हम साउंड की ध्वनि की बात कर रहे थे कि वैक्यूम में जो है कि साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रही हूँ तो इस केस में उल्टा होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, लिखिए भाई, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। बात समझ में आई? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? नोट कर लीजिए, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ जो स्पीड होती है आपकी किसके? लाइट की, प्रकाश की वैक्यूम में कितनी होती है? लिखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बात समझिए, जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, किस पे डिपेंड करता है? उसकी स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम का जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हाईएस्ट होती है, यही क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वैक्यूम में प्रकाश की लाइट जो है कि ट्रेवल क्यों कर पाती है? क्योंकि जो लाइट होता है उसके वेव जो होती है उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता है। लाइट जो होता है, प्रकाश जो होती है, फ्रीली मूव कर रही होती है। इज दैट क्लियर? और वन थिंग मोर, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए आगे बात कर रहे हैं वाटर। पानी में अगर हम बात करें कि जो वाटर होता है, पानी में कितना होता है? तो पानी में जो हो जाती है इसकी वैल्यू 2.25 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 25 है भाई, 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ऐसे ही हम बात करते हैं ग्लास में, कांच में कितनी होती है भाई? अगर किसी को पता है तो बता दो, कांच में कमेंट बॉक्स में कि जो कांच होता है, कांच में इसकी रिफ्रैक्टिव जो है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये वैल्यूज़ होती है। अब इन वैल्यूज़ को देख करके ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, इस वैल्यूज़ को देखकर ही आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है मैक्सिमम कहाँ पे हो गई। देखो सीधी सी बात है भाई, 3 × 10⁸ मैंने कहा निर्वात में है। आगे पानी की बात करते हैं तो 2.25 × 10⁸ है। कांच की बात करते हैं तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आप खुद यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? निर्वात में है, वैक्यूम में है। इज दैट क्लियर? तो जब वैक्यूम में इसकी मैक्सिमम है, इसीलिए हमने कहा कि वैक्यूम में क्यों मैक्सिमम रहती है? क्योंकि कोई भी वहाँ माध्यम नहीं होता है, एयर वाटर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है इसकी लाइट को इंटरप्ट करने के लिए। तो जो लाइट की प्रकाश की चाल होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे होते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी लाइट रेस हर ये सब बात हो गई। बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसको भाई
नोट कर लीजिए, ये बेसिक्स क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत होते हैं। देखिए, इसी मैं यहाँ पे जब भी बातें कर रही हूँ आप लोगों से साउंड चैप्टर को रिलेट करके बात कर रही हूँ। प्रकाश की जब बात कर रही हूँ तो मैं इसको रिलेट करके बात कर रही हूँ ताकि जितने लोग नए हैं उनको थोड़ा साउंड के बारे में पता चल जाए। हालांकि जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको प्रीवियस लेक्चर में जा करके ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए भाई, परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, बात समझ में आई? चलिए, अब जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है कि देखिए, जो हमारा परावर्तन होता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, उसमें होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश, ठीक है, इंसिडेंट रे मतलब एक किसी मीडियम में जाता है, दूसरे मीडियम से टकराता है, या कह लो कि एक मीडियम से टकरा करके वो सेम मीडियम में ही वापस जब चला आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, जैसे समझिए, सपोज कीजिए एक ही आपका सतह है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, सतह है, इज दैट क्लियर? एक यहाँ पे आपकी नॉर्मल कोई लाइन है, नॉर्मल अभिलंब जिसे कहते हैं, ठीक है, ये क्या है? आपका अभिलंब है। ध्यान दीजिए, एक रे आई आपकी यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है? आपकी इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब कोई लाइन आई, एक आपकी इंसिडेंट रे आई जिसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। ध्यान दीजिए, एक इंसिडेंट रे आई, सरफेस पे इंसिडेंट की, और ये सेम जो आपका मीडियम था, मतलब यहाँ से यहाँ पे आने के बाद ये यहीं से टकरा करके इधर चली गई, इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आपतित किरण, ये क्या हो गया? परिवर्तित किरण। परिवर्तित किरण। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, हमने क्या कहा कि रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं तो जब कोई भी लाइट का जो कभी भी जो आपका ये किरण है, जो रे होती है, क्या होती है, जिस भी इस मीडियम में आई है उसी मीडियम में अगर वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली जाए, उसी को हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप खुद देखिए, एक लाइट यहाँ से आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या की? इस सरफेस पे टकराई, और सरफेस पे टकराने के बाद ये नॉर्मल के क्या हुआ? बिल्कुल यहीं पे सेम मीडियम में, ये दोनों मीडियम क्या हो गए आपके? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों मीडियम आपके क्या है? सेम है, ठीक है। ये सेम मीडियम में ही वापस चली गई, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। एक चीज ध्यान दे रही है, देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आई। ये क्या हो गया भाई? एंगल आर। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हमने क्या कहा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब हमने ये कहा भाई कि जब भी कोई किरण सरफेस से टकराती है और सेम मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से आई, यहाँ पे क्या हुआ? आपका एंगल आई बनेगा क्योंकि इंसिडेंट हो रहा है, एंगल आर से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई कि ये था हमारा, किसकी कंडीशन थी? तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात कर रहे थे, तो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके जो है डेफिनेशन वगैरह आप लोग समझ लीजिए, पीडीएफ आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। आगे बात समझ में चलिए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भाई, ठीक है। चलिए
जब हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, जब हम ये कह रहे थे कि भाई प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो नियम होते हैं। पहला इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या है भाई, थीटा आई, ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब थीटा आर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। आपतित किरण या पहले आपतित कोण, आपतित कोण किसके बराबर हो जाता है, परिवर्तित कोण के। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं हम, परावर्तन के नियम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो ये इंसिडेंट हुआ, जो ये आपका एंगल जो है इंसिडेंट एंगल, वो किसके बराबर होता है हमेशा, जो है कि आपके रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब ये हो गया भाई कि अगर हमारा जो ये इंसिडेंट एंगल है, अगर 30 डिग्री से सपोज करिए 30 डिग्री से इंसिडेंट हुआ है, तो ये एंगल 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा भाई, 30 डिग्री से ही आपका रिफ्लेक्ट होगा। इज दैट क्लियर। रिफ्लेक्शन कितने की होगी, 30 डिग्री की। मतलब जिस यहाँ पे अगर ये 15 डिग्री से आता है, 30 की जगह ये 15 से आता है, तो ये भी 15 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो होता क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं पहले नियम की, तो जो आपका इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है भाई, इंसिडेंट एंगल जो होता है और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जिस भी एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से, सेम एंगल से क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये था पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हमने क्या करी, जब भी कोई इंसिडेंट रे या आपतित जो है कि आपतित किरण आपकी क्या करती है, किसी सरफेस से टकराती है। ठीक है, आई यहाँ पे एक सरफेस से टकराई और वो सेम मीडियम में, मतलब जिस मीडियम में से ये इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होती है, तो पहली कंडीशन उसके रूल्स की क्या थी कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए, इसका दूसरा एक जो है कि रूल और है। दूसरा रूल क्या होता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल lie on the same surface। ठीक है, देखिए, जब हम दूसरे कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, दूसरा जो इसका रूल होता है, तो क्या होता है, जो इंसिडेंट रे है, जो हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है, और जो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। देखिए, इंसिडेंट रे भी क्या हुआ, इसी सरफेस पे लाई किया, नॉर्मल जो है यहीं पे आपका लाई करता है, और रिफ्लेक्टेड रे सेम जो है कि देखिए यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, मतलब परावर्तित हो गया। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे, हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होता है, एक ही सरफेस पे लाई करता है, एक ही सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, तो आपतित किरण, अभिलंब और हमारा परिवर्तित किरण, ये तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। आई बात समझ में। तो ये दूसरा रूल था, ये दूसरा रूल था। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसकी कहानी हो गई भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में सारी बातें हम लोगों ने कर ली। यहाँ से ये जो दो कंडीशंस होती हैं ये भी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, कि इसके रूल्स क्या हैं,
रूल्स यही है। पहला, इंसिडेंट एंगल, जिस भी एंगल से वो इंसिडेंट होगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, तीनों ही एक दूसरे क्या होंगी, एक ही सरफेस पे लाई करेंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, परावर्तन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई इंसिडेंट रे आपतित किरण कहीं टकराती है और वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो पूरी कहानी थी हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बताइए भाई, रिफ्लेक्शन तो हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तब क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए बात करते हैं हम किसकी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन की जब हम बात करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो क्या होता है। देखिए जब रिफ्लेक्शन की बात कही तो हमने क्या कहा कि जो इंसिडेंट रे आती है वो सेम मीडियम में ही वापस चली जाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं तो रिफ्रैक्शन के केस में होता क्या है भाई कि देखो, जब कोई इंसिडेंट रे आती है वो एक मीडियम में आती तो है, लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही थी। जब रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे आती है और वो दूसरे मीडियम में चली जाती है और उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। यही क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन कहलाता है। आगे बात समझ में, तो क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है और वो दूसरे मीडियम में भी चली जाती है। कैसे, समझिए। सपोज कीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है आपका सरफेस है, कोई सतह है। इज दैट क्लियर, सरफेस है, कोई सतह है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक नॉर्मल है भाई, अभिलंब है, ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल है, अभिलंब है। यहाँ से एक रे आई, ये रे यहाँ से इस तरीके से आई भाई, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण कोई आई, अब देखो क्या कहा था मैंने, दूसरे जो है मीडियम में चली जाती है। अगर ये यहीं से वापस चली जाती तब तो रिफ्लेक्शन कहलाती, लेकिन क्या होता है कि ये यहाँ से आती है और इस डायरेक्शन में जा कर के इस तरीके से चली जाती है ये रे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रे हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे तो आई, लेकिन ये सेम मीडियम में ना जा करके दूसरे मीडियम में चलेगी और दूसरे मीडियम में जा करके क्या हुआ, इसके डायरेक्शन में बदलाव आ गया। तभी तो डायरेक्शन अगर सेम होती तो ये रिफ्लेक्ट होता सेम सरफेस से, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसके डायरेक्शन में बदलाव आ गया और जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो गई भाई, रिफ्लेक्ट हो गई दूसरे मीडियम में, ठीक। यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशन क्या है, आइए समझते हैं। एक होता है हमारा रेयरर मीडियम, रेयरर, ठीक है। एक होता है हमारा रेयरर मीडियम या विरल माध्यम, रेयरर मीडियम, विरल माध्यम। देखो
होता क्या है कि यहाँ तो हम दो माध्यम की बात करने लग गए, ठीक है। रिफ्लेक्शन में तो सेम ही माध्यम में चली जाती थी, तो दूसरे माध्यम की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के केस में आप देखिए क्या हो रहा है कि दूसरे मीडियम में चली जा रही है, अपने डायरेक्शन में चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। क्या होता है, डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम की जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम की बात कर रहे होते हैं। विरल माध्यम जो होता है हमारा, रेयरर मीडियम का मतलब एग्जाम्पल लेंगे तो एयर। डेंसर मीडियम की जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्या बात करेंगे हम, वाटर या ग्लास, वाटर या ग्लास, पानी या फिर कांच। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। रेयरर मीडियम में एयर, हवा, हवा की बात कर रहे होते हैं हम। रेयरर मीडियम मतलब विरल माध्यम जो होता है, ठीक है। यहाँ पे दो माध्यम की बात क्यों हुई, क्योंकि भाई रिफ्रैक्शन में तो हम बात ही कर रहे हैं ना कि इंसिडेंट रे आती है और दूसरे मीडियम में, दूसरे माध्यम में चली जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक रेयरर मीडियम हो जाता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम और डेंसर मीडियम। रेयरर माध्यम में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एयर, हवा की। डेंसर माध्यम में हम बात कर रहे होते हैं वाटर और ग्लास की, कांच और पानी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, सीधी सी बात है, यहाँ दो कंडीशन भी बन सकती है। दो कंडीशन कौन सी बनेंगी, आइए बात करते हैं पहले और दूसरे कंडीशन के बारे में। देखिए, एक हो गया, हमने कहा कि जो ये सरफेस है भाई हमारा, ये दो माध्यम है। सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज कीजिए आप लोग, ये एक यहाँ पे सरफेस है, ये सपोज कीजिए ये एयर है, हवा, ठीक है। दूसरा हमारा सघन माध्यम है, उसको वाटर सपोज कर लीजिए या तो ग्लास, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कोई सरफेस है, सतह है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है भाई, सतह है, सरफेस है। इज दैट क्लियर। देखिए अब यहाँ पे एक माध्यम हो गया हवा वाला माध्यम, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये क्या है भाई, हवा, एयर, ठीक। दूसरा क्या है, वाटर, पानी वाला माध्यम है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन पहली, कंडीशन पहली कंडीशन क्या होगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम, ठीक है। दो कंडीशन की बात क्यों करी हमने, क्योंकि रिफ्रैक्शन में हमने क्या कहा, इंसिडेंट रे आपकी क्या हो गई, रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे मीडियम में चलेगी, अपने डायरेक्शन को बदल लिया। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन होगी, एक तो क्या हो जाएगा भाई कि जब हमारी एयर टू वाटर या फिर कह लो रेयरर मीडियम से किस में चली जाएगी, डेंसर मीडियम में। कैसे, सपोज कीजिए ये आपका क्या हो गया भाई, एक नॉर्मल है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। यहाँ पे क्या हुआ बच्चा कि देखिए हुआ क्या, यहाँ से एक रे इस तरीके से आई, ठीक है। ये इसको नीचे तक ले जाइए क्योंकि दोनों मीडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे आपकी आई और इंसिडेंट रे आकर के करती क्या है कि नीचे जाएगी, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मतलब दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है भाई। ये क्या होता है कि ये इस तरीके से यहाँ चली जाएगी, ये आपका क्या है, नॉर्मल, अभिलंब। आई बात समझ में। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। या तो एक काम कीजिए, इसको हम जो है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्मल रे हो गई, ये अभिलंब हो गया, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आपके आ गई, ठीक है। क्या है भाई, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आती है, दूसरे मीडियम में जाती है और दूसरे मीडियम में जा करके ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है।
किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या बनता है भाई? जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट की प्रकाश की किरणें जाती हैं तो कहाँ से भाई? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही हैं तो होता क्या है कि जो ये रे जाती है बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बनता है। इंसिडेंट रे क्या कर जाती है भाई कि जो आपका नॉर्मल रे होता है उसकी तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन लिखिए, ये लिखिए यहाँ से कि व्हेन, जब प्रकाश की किरणें, इसको या तो उस साइड लिख देती हूँ मैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है भाई? अभी हमने बताया कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, किधर जाती है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है? बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल। ठीक है, देखो क्या हो जाता है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ या सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो जो आपका ये नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, उसकी तरफ झुक जाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? लाइट रेस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल when it goes rarer medium to denser medium. Is that clear? Very important concept and very important question यहाँ से आपका बनता है। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि जब प्रकाश की किरणें आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती हैं तो अभिलंब के तरफ झुकती हैं या अभिलंब से दूर जाती हैं। तो आप कहेंगे जब विरल माध्यम या कह लो रेयरर टू डेंसर जाती हैं तो बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब भाई कि जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाती हैं तो क्या हो जाता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो हुआ पहली कंडीशन। अब ये सोचिए कि अगर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर ये यहाँ पर वाटर, मतलब जो सघन माध्यम अगर ऊपर हो जाए, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए, तब कौन सी कंडीशन बनेगी? आइए समझते हैं कि तब कौन सी कंडीशन बनेगी। तो दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी भाई? तो दूसरी कंडीशन है कि जब प्रकाश की रेज जो होती हैं वो आपकी कहाँ पे जा रही हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम। दूसरी कंडीशन, लाइट रेज गोes denser medium to rarer medium। ठीक है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम।
चलिए आइए समझते हैं। अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती हैं तब कैसी कंडीशन बनती है। देखें यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि सघन माध्यम से अगर ये विरल माध्यम की तरफ जाती हैं तो देखिए कैसा डायग्राम बनेगा आपका। ये यहाँ पे देखें, ये आपका एक सतह हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, अब हमने सघन माध्यम कहा है तो सघन माध्यम मतलब समझिए कि क्या हो जाता है, वाटर। हम पानी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एयर, हवा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सरफेस, सतह। ठीक है, सतह, सरफेस। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या है भाई, देखिए यहाँ पे अगर ये वाटर है, पानी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका यहाँ अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है भाई, आएगी। इसके बाद क्या होगा कि ये इंसिडेंट रे जब आती है, हमने क्या कहा, ये वाटर मतलब सघन मीडियम है, और सघन से जब हम हवा की तरफ मतलब विरल माध्यम की तरफ जा रहे हैं तो ये इस तरीके से दूर चली जाएगी। यह आपका अभिलंब है, अभिलंब है, नॉर्मल है, ठीक है। यह आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब बताइए आप कि होता क्या है कि ये जब वाटर मतलब सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम की तरफ आता है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो यहाँ से जो कंडीशन बनती है और जो आपका आंसर होना चाहिए भाई वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो समझिए कि इस कंडीशन में जब आपकी लाइट रेस कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम से किस में जा रही है भाई, रेयरर मीडियम में, सघन मीडियम से विरल माध्यम में जा रही है, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि लाइट रेस गोज डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जब जाती है, ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन में क्या देखा था कि जो आपके रेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, बेंच टूवर्ड्स टू नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, रेयरर मीडियम, ठीक है। क्या होगा, लाइट रेस गो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, bends away from the normal, away from the normal. Is that clear? Very important concept. यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए हिंदी वाले लिख लीजिए। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। आई बात समझ में? ये है आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
पहली कंडीशन जब थी, पहली कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी हमारी जो लाइट रेस होती हैं वो क्या करती हैं कि विरल माध्यम से, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती हैं, और जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती हैं उस केस में हमने क्या देखा कि बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब अभिलंब की दिशा की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। लेकिन वहीं पे जब हम बात कर रहे होते हैं डेंसर मीडियम टू रेयरर, मतलब उसका अपोजिट, तो जब अपोजिट की बात कर रहे होते हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि जो किरण होती है वो क्या होती है भाई, अभिलंब से दूरी बना लेती है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आपके सघन माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब से कैसा जो है कि बनता है उनका डिस्टेंस, तो आप क्या कहेंगे भाई, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और अगर वही डेंसर मीडियम में जाती, मतलब सघन मीडियम से विरल में जाती हैं तो दूर चली जाती हैं, अभिलंब से दूर चली जाती हैं। यही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनता ही है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हमारी हो गई रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक, किसके बारे में हो गई भाई, रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली। अब देखिए क्वेश्चन और कहाँ से बनता है, तो अगर हम क्वेश्चन और की बातें करें कि एप्लीकेशन से कहाँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे भाई एप्लीकेशंस के क्वेश्चन, तो देखिए एप्लीकेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी देखिए अगर जो लोग नहीं समझ में आए, यहाँ पे नोट नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो पहली बात, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है, पानी में डूबी हुई पेंसिल हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। ठीक है, पहला, पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड एप्लीकेशन की बात जब हम करते हैं तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाता है हमारा जल के अंदर, मतलब पानी के अंदर जो मछली होती है वो हमें थोड़ी उठी हुई दिखती हैं, ऐसा क्यों। ठीक, नेक्स्ट, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है उससे पहले ही हमें सूरज का दिखना। ठीक है, सनसेट या सनराइज होने से पहले, मतलब सूर्यास्त और सूर्य उदय होने से पहले हमें सन का दिखाई दे जाना, सूर्य का दिखाई देना, ये कंडीशन कब होती है, तो हम कहेंगे कि भाई ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जितनी मैंने एप्लीकेशंस आपको बताई हैं ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि अगर हमारी जो मछली है, जल में जो मछली डूबी हुई रहती है वो हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जो है कि डिफ्रैक्शन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप आंसर करेंगे रिफ्रैक्शन। हालांकि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी आप यहीं पे इसको नोट करेंगे और रिविजन करते रहेंगे। ठीक है, तो आज तो हमने पहले रिफ्रैक्शन की बात करी है, तो रिफ्रैक्शन के कंडीशन में अगर हम बात करें पेंसिल का टेढ़ा दिखना, अगर आप पानी में पेंसिल को रखेंगे तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि पेंसिल आपको टेढ़ी दिखती है। तो जो ये पेंसिल आपको टेढ़ी क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है एक मीडियम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, अपना डायरेक्शन बदल लेती है। इज दैट क्लियर। तो क्या कहलाता है भाई, वो हमारा कहलाएगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट, जैसा कि हमने मछली का कंसेप्ट बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि सनसेट और सनराइज होने से पहले सूर्य का दिखना
क्या कंडीशन होती है, क्यों होता है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे जैसे तारे जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, तारे हमको टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 कंसेप्ट है जो रिफ्रैक्शन से है। बाकी अभी हम आगे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आपके ऐसे एप्लीकेशंस बनते हैं, तो इनको नोट करके रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस किसकी वजह से होती हैं, आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये अपवर्तन है भाई, ठीक। तो अपवर्तन के कारण होते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पे जो है कि ओवर करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली लाइट के बारे में, बेसिक कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कशन हो गए। अगला लेक्चर जो होगा वो लाइट से आगे हम लोग बात करेंगे, लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, विवग्योर के बारे में, ह्यूमन आइज़ के बारे में, और वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे पक्का, कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में, ठीक है। ये सारी डिस्कशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जब लाइट की वहाँ पे डिस्कशन होगा। रेस्ट, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कर लीजिए, और जितने भी लोग भाई चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना नहीं भूलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कितने एक्साइटेड हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स तो आप लोग जरूर किया कीजिए। रेस्ट कोई भी किसी भी प्रकार के आप लोगों को अगर डाउट है तो डाउट भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जरूर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।